हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आपको पता है हम बीएसएफ सीआईएसएफ का एक ओवरव्यू दे रहे हैं। लास्ट के वीडियो में हमने रीजनिंग के सेक्शन को कवर किया था, आपको बताया था किस किस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे आज की वीडियो जो है वो इंग्लिश को डेडिकेटेड है। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश का पूरी डिस्कशन करेंगे, किस तरह का आपका पेपर सेट वगैरह होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं और कैसे आपने तैयारी करनी है। देखो, आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, इंग्लिश का सिलेबस है ना, इतना डिफिकल्ट वगैरह नहीं है, आप बड़े मज़े से कवर कर सकते हो। अगर आपको डर लगता था ना इंग्लिश के सेक्शन में, तो आज ओवरव्यू करवा दूंगा, आपको बता दूंगा किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है, देखो कई सारे स्टूडेंट्स को पहले से सब कुछ पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए ये वीडियो बन रही है, उनको मैं बताना चाहता हूँ अगर आपको थोड़ा सा भी लगेगा ना हाँ मैं कर सकता हूँ, जो पेपर आएगा वो इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, मैं वैसे डर रहा था, तो जो चीज़ आपको बताऊँगा वो काम करना। देखो, अगर ये 2 से 3 दिन का टाइम है ना, पहले बहुत मेहनत कर चुके हो, अब सिर्फ आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। और एग्जाम क्वालिफाई करने में अगर 2 से 3 दिन जो आपके पास बचे हैं, इन पर थोड़ी सी मेहनत करते हो, अगर 10 से 15 नंबर भी आपके बढ़ते हैं ना इन 2-3 दिन की मेहनत से, तो बहुत बड़ी बात होगी। हम स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले आपके पेपर में पता क्या होगा, यहाँ पर एक पैसेज आएगा। एक पैसेज होगा मतलब एक पैराग्राफ आपके सामने लिखा होगा, उसको अपने पढ़ना है और उसके बाद वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, उनके अपने आंसर बताने, जैसे आपके सामने स्क्रीन में है। और पैसेज आपका डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर आपने कोई ऐसी बुक उठा बैठे हो जहाँ पे डिफिकल्ट तरह के पैसेज वगैरह रहते हैं, तो बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले बहुत मेहनत कर चुके हो, आपका पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, मॉडरेट लेवल का रहेगा या फिर इजी लेवल का रहेगा, ऐसा पेपर रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा। तो ज़्यादा टेंशन मत नहीं लेनी आपको, पेपर जो आपका पैसेज आएगा वो इजी सा आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेके हम चलें, आपके सामने स्क्रीन में है, चलो हम ये वाला पैसेज पढ़ते हैं एक बार और फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं और देखेंगे कैसे क्वेश्चन को अपने अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ पर कहा गया है, आप अगर चाहते हो तो स्क्रीन को 1 सेकंड वीडियो को पॉज करके ना तो पढ़ सकते हो ध्यान से, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कहा गया, देयर इज एन ओल्ड प्रोवर्ब, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज, ठीक है। आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली। कहा गया, पुरानी सी कहावत है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज, ये तो सबको पता ही है। तो मेरी हैबिट है कि मैं जल्दी सुबह उठता हूँ और मेरे पास हैबिट है कि मैं मॉर्निंग वॉक वगैरह पर जाया करता हूँ। लास्ट 2 सालों से करते जा रहा हूँ। एक लाइट एक्सरसाइज है और फिजिकल फिटनेस के लिए भी एक बेस्ट एक्सरसाइज है। फिर कहा गया, जब मॉर्निंग की एयर होती है जो कि फ्रेश रहती है और प्योर रहती है, वो बेनिफिशियल रहती है हमारे लंग्स के लिए, काफ़ी बेनिफिशियल वो रहती है। हवा की बात करें, जो सुबह सुबह रेज आती हैं, सन की जो रेज आती हैं, वो स्किन को हेल्दी करने में बड़े बेनिफिट देते हैं आपको। हेल्थ वेल्थ है ये कहा गया। और डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि मॉर्निंग वॉक जो है हेल्थ, मतलब डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं मॉर्निंग वॉक टू डिपेंड्स फॉर गेनिंग सो, ठीक है। अगर आपको साउंड हेल्थ चाहिए और आपको फ्रेशनेस चाहिए तो उसके लिए आपको मॉर्निंग वॉक वगैरह करनी चाहिए, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। तो पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ लिया, आपको समझ आएगा कि इसकी थीम क्या है। सारे थीम जो है वो कहा गया, सुबह जल्दी उठना है, मॉर्निंग वॉक वगैरह करनी है और कुछ बेनिफिट्स आपको बताए हुए हैं। पैसेज आपको समझ आ गया, पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया हमने, क्योंकि ईजी सा पैसेज था। आपने पढ़ना पूरा उसको, ये मत काम करने के छोड़ देना, हालांकि पढ़ना पूरा उसको, ठीक है। एक तरीके और आपको बताऊंगा मैं। या फिर अगर आपको देखो पैसेज इजी था ना, बिल्कुल इजी था, आप पढ़ सकते थे, आपने पढ़ लिया। जब आपको पैसेज डिफिकल्ट, अगर मान के चलो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब भी पैसेज डिफिकल्ट आता है तो वहाँ पे पैसेज पूरा नहीं पढ़ा जाता, वहाँ का तरीका बताऊंगा क्या करना है। अभी हमने पैसेज पूरा पढ़ लिया ना, अब क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, व्हाट इज गुड फॉर लंग्स, लंग्स के लिए अच्छी चीज़ क्या है। ऑप्शन ए में कहा गया सनरेज, बी में कहा गया फ्रेश एयर, सी में कहा गया साउंड स्लीप, डी में कहा गया लाइट एक्सरसाइज। अगर आपका पैसेज कोई डिफिकल्ट होता तो आपने क्या काम करना था, आपने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखना था। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज गुड फॉर लंग्स। आपने पैसेज को जल्दी जल्दी रीड करना था और देखना था लंग्स कहाँ पर आया हुआ है, लंग्स के आसपास वाली लाइन्स को अपने ढूंढना था। क्लियर हो गया। बट हमारा पैसेज पहले ही इजी था, हमने पहले कवर करके रखा हुआ था और हमें पता है व्हाट इज गुड फॉर लंग्स। हमने एक लाइन देखी थी, द मॉर्निंग एयर विच इज़ फ्रेश एंड प्योर इज बेनिफिशियल फॉर द लंग्स, कि मॉर्निंग जो सुबह सुबह की हवा होती है वो लंग्स के लिए बेनिफिशियल रहती है ना, तो सुबह की फ्रेश एयर की बात कर रहे हैं, तो फ्रेश एयर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आपको पैसेज पढ़ना होता है, क्वेश्चन होगा, उसके ऑप्शंस भी होंगे, आपको बस आंसर बताना होगा। आगे चलते हैं। कहा गया व्हाट इज अ लाइट एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज क्या है, आपने पढ़ा होगा, इट इज अ लाइट एक्सरसाइज एंड बेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस। उसे पहले वाली लाइन की तरफ आओ तो कहा जाएगा, एंड हैव फॉर्म द हैबिट ऑफ टेकिंग लॉन्ग मॉर्निंग वॉक्स इन द पास्ट 2 years। तो क्या चीज़ है लाइट एक्सरसाइज, क्या है, मॉर्निंग वॉक की बात करें, वो एक लाइट एक्सरसाइज है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज गुड फॉर स्किन, स्किन के लिए क्या अच्छा है, हमने लास्ट में पढ़ा था, द अर्ली रेज ऑफ द राइजिंग सन आर गुड फॉर हेल्दी स्किन। जो सुबह सुबह की रेज होती है ना, किरण होती है सूरज की, वो स्किन के लिए अच्छी होती हैं, तो क्या हो जाएगा राइजिंग सन रेज, ठीक है। इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज बेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के लिए बेस्ट क्या है, लॉन्ग मॉर्निंग वॉक, ये आपने पढ़ा था अभी पैसेज में। लाइट लॉन्ग मॉर्निंग वॉक, अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओगे, ज़्यादा लॉन्ग करोगे तो वो फिजिकल फिटनेस को इंश्योर करेगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया।
गया। अभी हालांकि मैंने बिल्कुल स्लो वे में नहीं पढ़ा है आपको पैसेज, बट आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ पैसेज किस तरह का होता है, उसमें क्वेश्चन और ऑप्शन किस तरह के होते हैं। आपको पूरा सब कुछ जो है ना पैसेज में दिया होता है, बस आपको वहाँ से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के निकालना होता है, इतना सा काम रहता है। अगर किसी का इंग्लिश का सेक्शन वीक रहता है ना तो कोई बात नहीं, उसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। आप पैसेज को पढ़ो, पैसेज को पढ़ोगे ना, चाहे आपको इंग्लिश सही से नहीं भी आती है, आपको थीम समझ आएगी कि थीम में क्या कहा गया है, पैसेज में किस चीज़ के बारे में कहा गया है, वो आपको कवर हो जाएगा। फिर जब आप क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन ढूंढोगे तो उससे रिलेटेड वर्ड आप पैसेज में ढूंढने की कोशिश करना, आपको आंसर मिल जाया करेंगे। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, आपको बताऊंगा जेके एसएसबी की हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी। पहला टेस्ट सीरीज हमने वहाँ पे स्टार्ट किया था, वहाँ पर एक पैसेज है, आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करना। ठीक है, 3 क्वेश्चन एक है, एक पैसेज है, उसके 3 क्वेश्चन से और आंसर्स भी उसी जो है ना, आप जाओगे वीडियो सर्च करोगे जेके लेटेस्ट इन्फो टेस्ट सीरीज, वहाँ पर आपको वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, सब कुछ समझाया हुआ है, तो वहाँ पर जाके पैसेज को पढ़ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और इंग्लिश का सेक्शन पूरा ही ट्राई करना कि पूरा ही सॉल्व कर लो। ये तो हो गया पैसेज। आगे चलते हैं, आपके एग्जाम में एक एरर वाले क्वेश्चन भी हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन आपके सामने गिवन होगा, इस तरह से स्टेटमेंट गिवन होगी, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये सारी चीजें गिवन है, आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। अगर मान के चलो जैसे क्वेश्चन में कहा गया है द हेडक्वार्टर ऑफ WHO, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ जेनेवा, नो एरर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ कही गई है, अब यहाँ पर ना आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं निकालनी है, या फिर आपने ये नहीं बोलना है कि इसके हेडक्वार्टर यहाँ पर नहीं है, वैसी मिस्टेक नहीं निकालनी है, आपने इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ढूंढनी होती है कि ग्रामर में कहाँ पे यहाँ पे मिस्टेक हुई है। अगर आपको लगता है कि इस वाली लाइन में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आप ऑप्शन में ए ऑप्शन टिक कर दोगे कि हाँ, जो ए वाला पार्ट है ना वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है। आपको लगता है बी वाले पार्ट में मिस्टेक है, बी वाले पार्ट को टिक कर देना है। आपको लगता है सी वाले पार्ट में मिस्टेक है, सी वाले पार्ट को टिक कर देना है। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, आपने एरर ढूंढना होता है। अब एरर कैसे ढूंढेंगे, आपको आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको प्रीपोजिशन का पता होना चाहिए, आपको वर्ब्स का पता होना चाहिए, मॉडल्स उसी में आ जाते हैं वैसे, इन सभी चीज़ों का पता होना चाहिए ना, तो आप यहाँ पे एरर वगैरह आराम से फाइंड कर लोगे। तो फिर से बोलूँगा, अगर आपको एरर फाइंड करना नहीं आता, मतलब आपको आर्टिकल्स के रूल नहीं पता है, प्रीपोजिशन नहीं पता, वर्ब्स नहीं पता, तो हम जेके एसएसबी की इंग्लिश की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, वहाँ पर जाओ, एक दो वीडियोज़ हैं, आराम से देख सकते हो, ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं है, बड़े मजे से कवर कर सकते हो अगर आप मेहनत करना चाहते हो। और अगर इसमें वीक हो तब भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो सभी चीज़ें। ठीक है, 2 से 3 दिन का टाइम है, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। पहले इतनी सारी मेहनत की है ना, अब इससे 2-3 दिन की बात है। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक हो सकती है, देखो, द हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ जेनेवा। अब यहाँ पे कॉमन सी मिस्टेक क्या है, आप कभी भी देखोगे ना, कभी भी हेडक्वार्टर नहीं होता, कभी भी हेडक्वार्टर नहीं होता है, हेडक्वार्टर्स होते हैं, हमेशा हेडक्वार्टर्स होते, तो यहाँ पे एस आएगा ही आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए था ना, वहाँ पे एरर था। हेडक्वार्टर कभी भी नहीं होता, कभी भी पढ़ोगे ना द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस, द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस, द हेडक्वार्टर्स, हमेशा हेडक्वार्टर्स पढ़ोगे, हेडक्वार्टर कभी नहीं पढ़ोगे। तो एरर कहाँ पे था, पार्ट ए में था, वो आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ही वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम व्हेन अ थीफ एंटर्ड इनटू हिज हाउस, नो एरर। अब यहाँ पर आपको मैं हिंट देता हूँ, प्रीपोजिशन में इस चीज़ के बारे में आपको बताया था, कहा गया ही वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम, वो अपने रूम में सो रहा था, व्हेन अ थीफ, जब एक थीम जो उसके घर में एंटर कर गया था, या फिर इसमें कोई एरर ही नहीं है। अगर आपको लगता है ना यहाँ पर भी एरर नहीं है, यहाँ पर भी एरर नहीं है, यहाँ पे भी कोई मिस्टेक नहीं है, आपने डी ऑप्शन को टिक कर दिया, नो एरर, मतलब इस क्वेश्चन में किसी तरह का एरर नहीं है। अब यहाँ पे एरर पता क्या है, देखो, ही वॉज स्लीपिंग, कोई इशू नहीं है, वॉज भी लगा हुआ तो आईएनजी भी लगा हुआ है, इन हिज रूम, रूम के अंदर सोएगा तो इन ही आएगा, व्हेन अ थीफ एंटर्ड इनटू हिज हाउस। जब इनटू हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, इनटू जब हम यूज़ करते हैं, इनटू का मतलब ये होता है कि आप कहीं पे मूवमेंट कर रहे हो, कहीं बाहर से अंदर की तरफ एंटर कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बाहर से अंदर की तरफ एंटर कर रहे हो, तो एंटर्ड भी लिखा हुआ है और इनटू भी लिखा हुआ है, दोनों चीज़ों का मतलब सेम है, दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे ही वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम व्हेन अ थीफ एंटर्ड हिज हाउस, तो इनटू को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एंटर्ड का मतलब भी वही हो गया ना कि उसने उसके घर पे एंट्री की है, इनटू का मतलब भी वही है, तो एंटर्ड के साथ कभी भी इनटू आपको नहीं लगाना है। इतना क्लियर हो गया, तो इनटू हिज हाउस नहीं आएगा, क्योंकि इनटू को यहाँ काटना पड़ेगा, इसका मतलब जो सी ऑप्शन था वहाँ पे एरर था। क्वेश्चन में नीचे ना आपको ABCD ऐसे गिवन होगा, ABCD, आपको जैसे यहाँ पे एरर किस में था, सी वाले पार्ट में था, सी वाले पार्ट में एरर है, सी वाले को टिक करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते। कहा गया है ही वॉज इन अ ट्रबल व्हेन ही सॉ अ ट्रक रनिंग टूवर्ड्स हिज कार, नो एरर। वो काफ़ी ट्रबल में था जब उसने देखा कि एक ट्रक जो है उसकी कार की तरफ आ रहा है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं आपको टूवर्ड्स का बताया था, टू का था जब फाइनल कंफर्म था कि हाँ उसकी तरफ आ ही रहा है,
टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि कंफर्म नहीं है। टूवर्ड्स का मतलब होता है कि हाँ, जैसे मैंने कहा था कि टूवर्ड्स जम्मू, आई एम गोइंग टूवर्ड्स जम्मू, मैं अगर जम्मू की तरफ जा रहा हूँ, टूवर्ड्स बोल रहा हूँ, इसका मतलब कंफर्म नहीं है कि मैं जम्मू ही जा रहा हूँ, क्या पता मैं आगे से कहीं और निकल जाऊँ। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा आई एम गोइंग टू जम्मू, इसका मतलब एक फाइनल है कि मैं जम्मू ही जा रहा हूँ। इतना क्लियर हो गया। इस तरह की चीज़, जैसे आई एम गोइंग टू सांबा, तो अगर मैं सांबा बोल रहा हूँ ना, आई एम गोइंग टू सांबा, इसका मतलब मैं सांबा ही जा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँगा आई एम गोइंग टूवर्ड्स सांबा, तो हो सकता है मैं सांबा जाने से पहले कहीं और निकल जाऊँ। समझ गए? तो टूवर्ड्स इस कार, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। ही वॉज इन अ ट्रबल, यहाँ पे मिस्टेक पता है कहाँ पे, यहाँ पे मिस्टेक है, एडमिट है, होता है ही वॉज इन ट्रबल। इन अ ट्रबल कभी नहीं होता, जैसे होता ना इन ट्रबल, या फिर आप बोल सकते हो इन अ डेप्थ, इन आ नहीं लगाते, डेप्ट हो गया, ट्रबल हो गया, इस तरह की चीज़ों के साथ ना ये ए हम आर्टिकल नहीं यूज़ करते। तो ही वॉज इन ट्रबल हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, ही वॉज इन ट्रबल, या फिर ही वॉज इन डाउट, वो डाउट में था, इन अ डाउट नहीं होता। समझ गए? ऐसे वर्ड्स में आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं। तो हालांकि ये जो है ना, ये थोड़े हायर लेवल के लिए मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, इतना डिफिकल्ट नहीं होंगे, आपके बेसिक से एरर होंगे, बट जैसे ये वाला एरर आपका हो सकता है, इस तरह के एरर आपके नहीं आएंगे एग्जाम में, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में एरर था, तो अपने ए को टिक कर देना है। आगे चलते हैं। देयर आर मैनी वेज ऑफ विच डायबिटीज़ कैन बी कंट्रोल्ड, नो एरर। यहाँ पे कई सारे रास्ते हैं जिससे आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे देयर आर मैनी वेज बाय विच आएगा, जिसकी हेल्प से आप डायबिटीज़ को केयर कर सकते हो, तो ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे बाय आना था, बी वाई बाय आना था। इसका मतलब ऑप्शन ए में एरर है, वो आपको करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको ये भी समझ आ गया होगा, यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं होगा, और सब कुछ आपको दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब उसके बाद क्या है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको मैंने बताया था कि जेकेएसएसबी क्लास 4 में आएंगे, वैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स यहाँ पर भी आएंगे। तो देखो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको बताना चाहूँगा, कॉमन 75 या 50 मुझे याद नहीं है, बट वो मैंने कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स जो थी उस पर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके वो भी वीडियो देख सकते हो अगर आप इस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो सकता है वो जो 75 या 50 वर्ड्स हैं उसी में से कोई वर्ड आपके सामने आ जाए एग्जाम में। ठीक है, अब क्वारंटाइन आने के बड़े बड़े चांसेस इस बार, क्योंकि क्वारंटाइन बड़ा वर्ड बड़ा यूज़ हुआ है, जेकेएसएसबी क्लास 4 में भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। क्वारंटाइन के सही स्पेलिंग कौन से हैं? QUARR वाले हैं, QUARI ये वाले हैं, या ये वाले, या ये वाले। इसमें कहा गया QUARR, मैं आपको डायरेक्टली सही स्पेलिंग बताता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। QUARANTIN, क्वारंटाइन, ये स्पेलिंग सही रहते हैं। वैसे गवर्नमेंट की बात करें उसके स्पेलिंग कौन से सही होंगे? GOVERN, ये वाले जो स्पेलिंग है GOVERNMENT, ये सही स्पेलिंग हो जाएंगे। वहाँ पर आपको क्या होगा, 4 स्पेलिंग होंगे, आपको जो भी करेक्ट होगा वो आपको बताना होगा, या फिर हो सकता है ऐसा होगा 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, आपको वो बताना होगा। ठीक है, कैसे भी आपसे पूछ सकता है, वो ऊपर स्टेटमेंट दे देगा कि अगर वो 3 सही होंगे ना तो वो बोलेगा जो मिस स्पेल्ड वर्ड है उसे आपको चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है, ऐसे हो जाएगा। मतलब मेन वही है, को स्पेलिंग पहचाना है, सही स्पेलिंग कौन सा है। आगे चलते ये क्वेश्चन तो कवर हो गए। इसके बाद क्या होगा, आपके इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जंबल्ड वर्ड्स वाले, रीअरेंजिंग वाले सेंटेंस को सेट करना होगा। PQRS इस फॉर्मेट में आपके सामने वर्ड होगा, जैसे कहा जाएगा एज इफ, वॉज इन अ हरी, ही वर्कड ही। आपको इसका सेंटेंस बनाना होगा, इन सारों को कंबाइन करके ना प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके आपको एक सेंटेंस बनाना होगा। वो कैसे बनाओगे, जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है एज इफ, वॉज इन अ हरी, ही वर्कड ही। थीम पहचानने की कोशिश करो, अगर नहीं समझ आता ना ऑप्शंस की हेल्प से काम करो। अब यहाँ पे इतना तो क्लियर है ना कि वॉज इन अ हरी, यहाँ से तो सेंटेंस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो भी सेंटेंस क्यू से स्टार्ट होगा वो हमारा सही नहीं होगा, तो क्यू से तो कोई भी स्टार्ट नहीं था। अब अगर हम बोलें एज इफ, यहाँ से भी कोई वर्ड स्टार्ट नहीं हो सकता, तो जो भी वर्ड पी से स्टार्ट हो रहा है उसको काट दो। पी से आपका ये वाला वर्ड स्टार्ट हो रहा था, ऑप्शन नंबर है हो ही नहीं सकता। अब हम बात करते हैं, अगर हम ही से स्टार्ट करें, ऑब्वियस सी बात है ही से वर्ड आपके सेंटेंस आपके स्टार्ट होते हैं, तो ही के साथ क्या लगाओगे आप? ही वॉज इन अ हरी, ही वॉज इन अ हरी, एस के साथ कहीं पे क्यू है, एस के साथ क्यू यहाँ पर है। ही वॉज इन अ हरी एज इफ ही वर्कड, ये कोई सेंटेंस बना नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब हम आर की तरफ चलते हैं। ही वर्कड, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, हो सकता है सर्च स्टार्ट वर्ड यहाँ से ही वर्कड, उसके बाद अगर हम इसकी तरफ चलें ही वर्कड एज इफ ही वॉज इन अ हरी, अगर ये यूज़ करोगे सेंटेंस सही हो जाएगा ना। ही वर्कड मतलब पहले आर हम यूज़ करेंगे, फिर हम पी यूज़ करेंगे, फिर क्यू, फिर हम ही वर्कड एज इफ ही वॉज इन अ हरी। ठीक है, ही वर्कड, एक सेकंड रुक जाओ, ही वर्कड, आर हमारे पास पहले आ जाएगा, फिर एज इफ सेकंड आ जाएगा, ही वर्कड एज इफ ही वॉज इन अ हरी। तो ये आपके पास स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आर पी एस क्यू आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया? मुझे थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम हो रही है, बट आपको समझ आ रहा होगा। थीम पहचाना है, सेंटेंस को पहचाना है, इतना तो क्लियर हो गया। कोई वर्ड एंड से स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे वॉज से स्टार्ट हुआ था, ये पहले तो कभी भी जाने वाले। अगर किसी भी ऑप्शन में ये वाला वर्ड सेंटेंस पहले आया हुआ है या क्यू को पहले यूज़ किया, उसको काट दो वहीं से। ठीक है, अब सेंटेंस को पहचाना था, मैंने देखा तो वर्ड ही से स्टार्ट होगा, ये तो ही वर्क से स्टार्ट होगा। मैंने जब ही से देखा तो कोई सीक्वेंस बन नहीं रही थी, ही वर्क से स्टार्ट किया तो बन गया था
ही वर्कड एज इफ ही वॉज इन अ हरी। तो ऐसी सीक्वेंस ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रही थी। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, ये देखो ये इजी सेंटेंस है, इसकी हेल्प से बना सकते हो। यहाँ पर कहा गया है योर नेम प्लीज स्पेल कैन यू। अब यहाँ पे समझ आ रहा है ना, स्पेल से तो स्टार्ट हो नहीं सकता वर्ड आपका, यानी कि कोई अगर आर से स्टार्ट हो रहा है तो वो गलत हो जाएगा, आर से कोई भी नहीं स्टार्ट हो रहा है। प्लीज़, हाँ प्लीज़ से स्टार्ट हो सकता है। प्लीज़ अगर हम क्यों की बात करें, क्यों वाला भी कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। योर नेम से स्टार्ट करें तो योर नेम तो नहीं होता ना सही सेंटेंस, आपको पहले कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, योर नेम बाद में आएगा। इसका मतलब हमें सेंटेंस एस से स्टार्ट करना पड़ेगा, कैन यू से स्टार्ट करना पड़ेगा। जहाँ पे भी वर्ड विच इस तरह की चीज़ें आएंगी ना, वो पहले लाने की कोशिश करना हमेशा। तो ये भी क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं ना, कैन यू, तो सबसे पहले हमें ये लाना पड़ेगा कैन यू। एस ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, एस आपको 2 जगह देखने को मिल रहा है, इनको हम काट देते हैं। तो क्या हो सकता है, कैन यू प्लीज़, ऐसे बोलते हैं ना कैन यू प्लीज़, तो एस के बाद क्या आएगा, एस के बाद क्यू आएगा। तो एस के बाद क्यू आपको एक ही जगह देखने को मिल रहा है, तो आगे यहीं से सेंटेंस बना लो, कैन यू प्लीज़ स्पेल योर नेम, कैन यू प्लीज़ स्पेल योर नेम। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ए वाला ठीक हो जाएगा। रीअरेंजमेंट आपको समझ आ रहा होगा कैसे करते हैं। प्रैक्टिस करना चाहते हो फिर से बोलूँगा, जेके एसएसबी क्लास 4 की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की थी। जो पहले वाला टेस्ट है आप सिंपली सर्च करोगे जेके एसएसबी क्लास 4 टेस्ट और हमारे चैनल का नाम लिख दोगे साल में जेके लेटेस्ट इन्फो, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप वो टेस्ट दे सकते हो सकता है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो मैं काम करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल दूंगा, आप जाके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बट आंसर्स भी तो मैं ऐड कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। ये होगा, आपको क्लियर हो गया कैसे करना है, जंबल वर्ड्स वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, सिनोनिम्स आपके सामने आएंगे, एक वर्ड आपके सामने गिवन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे। आपको कहा जाएगा बताओ बेस्ट मीनिंग कौन सा लग रहा है, सेम टू सेम बेस्ट मीनिंग कौन सा मिल रहा है, या फिर डायरेक्टली सिनोनिम्स आपसे पूछा होगा। एडजेसेंट का सिनोनिम क्या होता है, ये सब कुछ आज ही पढ़ाया है। एडजेसेंट का सिनोनिम मतलब सेम टू सेम वर्ड का मीनिंग कौन सा होता है, इसका मतलब होगा नियर, क्लोज, ऐसा जहाँ पर भी होगा आपने वहाँ से टिक कर देना है। आपको बोलेगा फ्रेजाइल है, इसका कोई सिनोनिम बताओ, तो फ्रेजाइल का मतलब क्या, तो कोई वीक होगा, तो जहाँ पे भी वीक आपको देखने को मिलेगा, ये डल देखने को मिलेगा, वहाँ पे ऑप्शन टिक कर देना है। अब इनके अपने एंटोनियम बताने हैं, मतलब अपोजिट वर्ड बताने हैं। कंसील है, कंसील की बात करें, कंसील का मतलब क्या होता है, कंसील का मतलब था हाइड करना, छिपाना, तो इसका शो ऑफ कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो, या अनकवर करना कर सकते हो, या फिर डिस्क्लोज करना स्टार्ट कर सकते हो। तो कंसील का को अपोजिट बताना है, कंसील का मतलब था हाइड करना, आपको उसका अपोजिट बताना है, मतलब शो करना, इस तरह से। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, तो प्रोहिबिट का अपोजिट क्या हो जाएगा, एलो करना, तो प्रोहिबिट का एलो भी कर सकते हो आप एंटोनियम में, या परमिट भी लिख सकते हो वहाँ पे एंटोनियम में। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सिनोनिम की जब हम बात करते हैं वहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड बताने होते हैं, जब हम सिनोनिम की जब हम बात करते हैं वहाँ पे आपको सिमिलर मीनिंग बताना होता है, और एंटोनियम की जब हम बात करते हैं वहाँ पे आपको अपोजिट मीनिंग बताना होता है। आगे चलते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं, आपके वर्ड में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आएगा, मतलब एक सेंटेंस आपके सामने गिवन होगा, नीचे 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे, आपको बताना होगा सही आंसर कौन सा है। जैसे गवर्नमेंट बाय द पीपल, इसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको बताया जाएगा बताओ इसको एक वर्ड में हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट बाय द पीपल, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द पीपल डेमोक्रेसी, जहाँ पे डेमोक्रेसी मिलेगा उसको टिक कर देना है। गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, अगर कोई सरकार कोई राजा राजिन चला रही है उसको क्या बोलेंगे, मोनार्की बोलेंगे ना, तो जहाँ पे मोनार्क या मोनार्की मिलेगा उसको टिक कर देना है। अ मैन हू डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, एथीस्ट बोलते हैं, जहाँ पर भी दिखेगा वो टिक कर देना है। क्लियर हो गया। आपके एग्जाम में ईडियम फ्रेजेस भी आ रहे हैं, तो वो भी आपको आने चाहिए, बेसिक से कुछ कॉमन से आप लेकर आए हो। जैसे आपसे पूछा जा सकता है सी आई टू आई, और ऑप्शंस आपके सामने गिवन होंगे, बताओ कौन सा जो है वर्ड इससे सही मैच कर रहा है। तो सी आई टू आई का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली किसी से एग्री करना, तो जहाँ पर भी आपको वैसा वर्ड दिखेगा उसे टिक कर देना है। कहा जाएगा पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मतलब क्या, तो कोई आसान से काम, ईजी टास्क, जहाँ पर भी आपको ईजी टास्क दिखेगा वो अपने टिक कर देना है। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, गुड लक, बेस्ट लक, ऐसे बोलते हैं ना, तो ब्रेक अ लेग का मतलब वो हो गया, जब भी दिखेगा टिक कर देना है। ये सब कुछ मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। किसी भी तरह का डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको बताऊंगा फिर से, जेके एसएसबी की इंग्लिश की बात करूँ ना, आपको उस प्लेलिस्ट में पता है क्या मिलेगा, आपको सिनोनिम्स मिलेंगे अप्रॉक्सीमेटली 80 सिनोनिम्स हैं, 80 सिनोनिम्स हैं। और आज की वीडियो है जिसमें एंटोनिम्स भी करवाए हैं 25। अगर आप ये कर लोगे, क्या पता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। अगर थोड़ी सी सारी मेहनत के, थोड़ी सी मेहनत और कर लो ना, 80 सिनोनिम्स से कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक पार्ट अभी देखो, एक पार्ट थोड़ी देर बाद देख लेना, एक पार्ट कल देख लेना, इस तरह से कवर करते रहो और याद करते जाओ उन चीज़ों को, ठीक है। तो बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। आर्टिकल्स के अलग से वीडियो है, वर्ब्स के अलग से वीडियो है, प्रीपोजिशन के अलग से वीडियो है, इस तरह से लाके कवर करो। जितनी मेहनत करोगे इन 2-3 दिनों में उतनी कम है, और जितनी मेहनत करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर से बोलूँगा, बहुत मेहनत की आप लोगों ने, थोड़ा सा टाइम है और मेहनत कर लो।
यहाँ पर आगे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर अब आपके सामने से फिलअप्स भी आएंगे जहाँ पर आपको करेक्ट एक आपको वर्ड वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगेगा, सही लगेगा, वो आपको वहाँ पे डालना होगा। जैसे एग्जांपल लेके चलें, यहाँ पर कहा गया था प्लेस वॉज सो डर्टी, जो जगह थी वो इतनी गंदी थी, दैट डैश विश टू रन अवे फ्रॉम देयर, कि किसी ने विश करके वहाँ से हम निकल जाएं। तो इस डैश में क्या आएगा, दैट एवरीबडी विश टू रन अवे फ्रॉम देयर, या फिर दैट एनीबडी विश टू रन अवे फ्रॉम देयर, या फिर दैट फ्यू विश टू रन अवे फ्रॉम देयर, फिर सम विश टू रन अवे फ्रॉम देयर। यहाँ पर क्या सही लगेगा, मुझे लगता है कि द प्लेस वॉज सो डर्टी दैट एवरीबडी, की हर एक को लगा कि हाँ, हर एक ने कोशिश विश किए थे कि हाँ हम ऐसे किसी तरह से भागे निकल जाएं। तो एवरीबडी आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी अप्रोप्रिएट लगेगा ना, सही लगेगा, वो यहाँ पर आपको ऐड करना होता है। क्लियर हो गया। जैसे क्वेश्चन हो सकता है डैश वॉज देयर टू हेल्प मी, वहाँ पे डैश था वहाँ पे मुझे हेल्प करने के लिए, तो समथिंग वॉज देयर टू हेल्प मी, या फिर एनीथिंग वॉज देयर टू हेल्प मी, या फिर नो वॉज देयर टू हेल्प मी, या फिर नो बडी वॉज देयर टू हेल्प मी। नो बडी वॉज देयर टू हेल्प मी, कोई भी वहाँ पर था जो मेरी हेल्प करता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना। अप्रोप्रिएट मुझे कौन सा लगा, अपने कॉमन सेंस को यूज़ करके मुझे लगा सबसे सही वर्ड यहाँ पर जो होता है वो नो बडी आता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते, इज़ द डैश टू ईट, क्या यहाँ पर डैश है ईट करने के लिए, तो सम टू ईट, इज़ देयर सम टू ईट, ये क्या हुआ, इज़ देयर फ्यू टू ईट, नहीं, इज़ देयर समथिंग टू ईट, हाँ ये हो सकता है, क्या वहाँ पे कुछ है खाने को, इज़ देयर समथिंग टू ईट, तो ये आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जैसे ना अगर हम पैसेज की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे पैसेज से। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके पैसेज से बन जाएंगे। इस तरह के 3 से 4 क्वेश्चन, 3 मान के तो 3 क्वेश्चन आपके एरर के बन जाएंगे, 2 तो आपके वर्ड्स स्पेलिंग मिस्टेक वाले बन जाएंगे, एंटोनिम सिनोनिम को मिला तो 3 से 4 आपके वो बन जाएंगे। ये फिलिप्स की बात करो 3 से 4 आपके फिलिप्स बन जाएंगे। ये अगर हम बात करें इनकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करो या इडियम फ्रेजेस की बात करो, कम से कम 2 क्वेश्चन आपके इसके भी बनेंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करो, इसके भी आपके आराम से 2 वर्ड बन जाएंगे। अगर काउंट करो 5 3 8 तो 10 3 13 16 तो 18 तो 20 21 22 तो आपको यहाँ पे बना दिया ना मैंने। और भी कुछ रह रहा होगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो हमने कर दिया। तो करते करते ऐसे आपका पेपर सेट होगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे बनने नहीं वाला है। आपको पूरा पैटर्न समझ आया होगा किस तरह का आपका पेपर बनेगा। मेजॉरिटी का क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, सेम टू सेम ऐसा नहीं आएगा, बट आपको बताना चाहूँगा जिस लेवल का पेपर मैंने आपसे डिस्कस किया ना, ये तो इसी लेवल का रहेगा, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हो जाएगा। डिफिकल्ट लेवल आपका बिल्कुल नहीं बनेगा, इससे थोड़ा सा लेवल उठ सकता है लेकिन ज़्यादा लेवल आगे नहीं जाएगा। क्लियर हो गया, आपको समझ अब आ गया है। अगर इसको पहले इंग्लिश में डर लग रहा था, अब भी उसने वो वीडियो देखी है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इंग्लिश का सेक्शन कर सकते हैं, तो आप सभी को बोलूँगा ये प्लेलिस्ट है जेके एसएसबी इंग्लिश वाली, आप जाओ और जाके देखो। अगर अभी वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता 2 से 3 दिनों में, तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप करो। रीजनिंग की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, एक बार रीजनिंग वाली वीडियो में ट्राई करो। बट जो भी ट्राई करोगे जिसमें भी लगेगा हाँ मैं ये कर सकता हूँ, उसमें अपना 100% एफर्ट देना, ताकि उस सेक्शन से आप अपने नंबर खींच सको। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।